बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के जो मेन आपके हाथ में है वो है आपका सेकेंड ईयर। जो भी पेपर पीछे हो चुके हैं उनमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो हो गया सो हो गया। मान लीजिए मैथ के 2 पेपर थे जिसके अच्छे हो गए, बहुत अच्छा है। प्रीवियस के बीएससी पार्ट 1 का मैथ का फर्स्ट पेपर मोस्टली बच्चों का अच्छा हुआ, सेकेंड पेपर टफ आ गया था तो थोड़ा सा नहीं अच्छा हुआ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ख़राब हुआ है तो आप टोटली फोकस करिए कि सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा हो, उसके लिए जी जान लगाइएगा। थर्ड पेपर का पढ़ा दिया गया कि नहीं अभी? कहीं भी हो, जहाँ भी मैथ पढ़ रहे हो, वहाँ वाले टीचर को ज़रा थोड़ा सा उनसे कह दीजिए कि सर, हाँ जहाँ भी पढ़ते हो, राहुल सर के यहाँ पर मोस्टली यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो जिससे भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे कह दीजिए कि सर थर्ड पेपर में विशेष हमारा, क्योंकि वो पेपर मान लीजिए वो 2 पेपर में कम हुए, राहुल सर से हम बोल भी देंगे, हम मिलेंगे आज, कहेंगे कि वो 2 पेपर में नंबर कम हुए, ठीक है, तो ये थर्ड पेपर तुमको बैलेंस करके पहुंचा देगा, ठीक है। प्लस जैसे मान लो कोई बच्चा मैथ में फेल भी हो गया पर फिजिक्स केमिस्ट्री में पास है पूरा और उसमें इतने नंबर आ गए कि 33% उसका बन रहा है, मिनिमम नॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं, तो फिर आपको अगली क्लास दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के थर्ड, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर का तो पूरा ही पढ़ना है, पर मैथ थर्ड का विशेष ध्यान रखना है कि वो पेपर बिल्कुल किसी भी हालत में ख़राब ना हो, क्योंकि वो थर्ड पेपर के नंबर पूरा बीएससी पार्ट 1 के थर्ड में आएंगे। देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चा पढ़ा और फीस ली, बात ख़त्म हो गया। हमारा उद्देश्य ये है, चाहे बीएससी पार्ट 1 में पढ़े, चाहे बीएससी पार्ट 2 में पढ़े और चाहे बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े, हम उसके लिए उसी जी जान से, लोगों का क्या एटीट्यूड होता है कि जैसे बीएससी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जी जान लगा देते हैं, पार्ट 2 में भी जी जान लगा दे, पार्ट 3 वाला तो अब गया क्या मतलब। हम लोग ये नहीं सोचते, हमको तो थर्ड ईयर में और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि परसेंट उसका अच्छा बने। एमएससी प्रीवियस में जितनी मेहनत करेंगे उतनी फाइनल में। लोगों का एटीट्यूड ये होता है जैसे ही फीस जमा हुई और वो उनका सोच बदल गई, तो वैसे ही सोच से हम लोग नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म पढ़ाना, कोई आज के लिए थोड़ी ना पढ़ाना। अगले साल वही बच्चा जब निकलेगा तो वो 10 बच्चों से कहेगा कि सर से पढ़ो। आपके कहने का इफेक्ट अलग है, चाहे हम जितने भी होर्डिंग लगा लें, चाहे जितना बोर्ड लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा जब आप कहोगे तो वो पढ़ने आएगा, तो वो फेथ के साथ पढ़ने आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग का पूरा फोकस है कि थर्ड ईयर में पूरे बच्चे पहुँचे, और उसका मेन अब जो जैसे काफ़ी बच्चों ने हमको बताया है, कुछ बच्चे हर एक बात हर बच्चा शेयर नहीं करता, खुद ही सोचता रहता है, तो वो उसका जैसे मैथ का पेपर ख़राब हुआ है तो थर्ड पेपर में आप सर से पहले से ही कह दो, रिवीजन भी करा देंगे, एक बार पूरा पढ़ा दें और फिर एक बार रिवीजन भी करा दें, तो डबल हो जाएगा, तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो फिजिक्स में तो पूरा ही एज इट इज़ जाना है, जितने तीनों पेपर में नंबर आएंगे, 100 आएंगे, 150, जितने नंबर लाओगे वो एज इट इज़ आपके उसमें जाएंगे। यही है, जिन कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था उनका प्रैक्टिकल का मार्क्स भी एज इट इज़ जाएंगे, ठीक है। एक काफ़ी दिन से बच्चे, क्योंकि ऐप वहाँ पर रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है, तो पहले एक रिवीजन करा दें, तुम लोगों के लिए रिवीजन है, इन लोगों के लिए नोट है, वो कर लीजिए, तुम नोट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे, जो पोलराइजेशन पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे, तब ऐप की क्लास ऑफ कर देंगे, क्योंकि पोलराइजेशन ये लोग बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। एक हम टॉपिक उनके आगे का पढ़ा दें, क्योंकि उनमें पोलराइजेशन की कोहेरेंस की 2 क्लास ही हुई थी, फिर क्लास नहीं हो पाई थी, तुम लोग रिवाइज कर लो। ये जो आपका लेसन है लेज़र का, बहुत छोटा लेसन है, और इसमें भी आना लगभग लॉन्ग का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, 1 या 2। कई बार टीचर क्या होते हैं, आइडेंटिटी, वो मतलब आइडियल वे के होते तो 2 ही लॉन्ग रखते हैं। कुछ टीचर ऐसा कर देते हैं कि यूनिट 3rd से 3 लॉन्ग रख दिए और यूनिट 4th थोड़ा छोटी है, कोई 1 ही लॉन्ग दिया। पर आइडियल ये है कि हर यूनिट से 2-2 लॉन्ग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेज़र से भी ये जो लेसन आपका 3rd है, लेज़र एंड कोहेरेंस, जो चल रहा था, ऐप वाले बच्चे भी देखें, लेसन 3rd
लेजर एंड कोहेरेंस, इससे भी 2 लॉन्ग आते हैं और कोशिश की जाती है कि एक शॉट इसका भी सेक्शन ए में दिया जाए। जो सेक्शन ए में 6 शॉट आते हैं उनमें से एक शॉट जरूर दिया जाए। तुम लोग का लिखा हुआ है, तुम लोग अपना देखिएगा। तो इसमें हम लेदर की कॉन्सेप्ट लेदर का और वो सब बता चुके थे। एक रिलेशन है वो नोट करिए, सभी बच्चे जिनका नहीं हो वो देख लेंगे। रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन probability A21 and stimulated emission probability B21, इसके बीच में रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन। ठीक है, ये नोट कर लो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम क्या है? मुनीस। मुनीस वर्मा। और बाहर से आए हो कि यहीं के हो? कहाँ से? लखीम। अरे बहुत दूर से आ गए। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में है अखिलेश वर्मा, वो भी लखीमपुर खीरी के ही हैं। उनका हर साइड डिग्री कॉलेज में, वहाँ पे लाइब्रेरी में है वो लखीमपुर। उनके 3 भाई हैं, एक भाई वकील भी है लखीमपुर खीरी में। हाँ बहुत देखे थे, पर हमारा मतलब लखीमपुर से हमारा अच्छा रिश्ता है, हमारा वो बहुत ख़ास है, जाते आते रहते हैं उसके। देखिए रिलेशन बिटवीन, हाँ वहाँ भी वो आए हैं। अच्छा, गोला गोकरनाथ के। रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटी, A21 और B21 के बीच में रिलेशन बिटवीन A21 एंड B21 की। तो इसे हम ऐसे भी कह देते हैं, रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का रिलेशन। देखिए क्या होता है, एटम है लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर। ध्यान से, यही एक ऐसा टॉपिक है जो इस यूनिट का जो तुम्हें लॉन्ग में पूरे नंबर दिला सकता है। बाकी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हें पूरे नंबर दिलाएगा, क्योंकि सब में नंबर कटेंगे। थ्योरिकल है। अब जैसे हीलियम नियॉन लेजर कितना भी अच्छा लिख लो, टीचर 4-5 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, आप कोहेरेंस में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने लगा दिया है तो उसमें दे सकता है, न्यूमेरिकल आ जाए उसमें मिल सकता है। बाकी यही, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टॉपिक हैं तो उसमें टीचरों की एक आदत होती है फुल मार्क्स ना देने की। तो एटम लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है, हायर एनर्जी स्टेट 2 पर जाता है। HNu का फोटोन एब्जॉर्ब करके एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट मूव करेगा। भाई ये आप लेजर पढ़ रहे हो, और लेजर में एटम का लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट जाना जरूरी है। ठीक है, तो एटम कहाँ था? लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर, HNu एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हायर एनर्जी स्टेट 2 पर पहुंचा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, probability of absorption of radiation per unit time, और वो क्या है? P12। उसे हम क्या दिखाते हैं? प्रोबेबिलिटी को P12।
1 से 2 पर जाने की। P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी के यूनिट की। P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी, U है, और U का मतलब hν/V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये लिख दे रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी U, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम hν/V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो P12 बराबर B12 यूनिट B12 यूनिट। B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट है where B12 is the Einstein coefficient of Einstein coefficient of absorption of radiation, Einstein coefficient of absorption of radiation, आइंस्टीन कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये ठीक है, ये हो गया B12। अब मान लिया लोअर एनर्जी स्टेट पर कितने हैं, N1 एटम्स, तो N1 टाइम्स हो जाएगा। इफ N1 atoms are exist at lower energy state, तो N1 P12 N1 B12 यूनिट। ये आपका N1 एटम्स है तो N1 टाइम्स कर लो। अरे तुम तो बिल्कुल नेता बन गए हो। जो बड़े बड़े नेता होते हैं रात में फ़ोन बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये ऑन रखा करो यार, कोई ऐसा फ़ोन लो जिससे अच्छा 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 अच्छा, चलो वो आज यार कानपुर में हो लो, धन्नू चाचा आ रहे हैं, जो जो जगह रह गई दिलवा दो। अच्छा अच्छा, तारीख है तो फिर रहने तो फिर कह दें। ठीक ठीक, तो कल भी बात नहीं हो पा रही थी इसी चक्कर में वो। चलो ठीक 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 ठीक, तो शाम को मिलना तुम हमको, कितने बजे मिलोगे? हाँ 9 बजे, हाँ ठीक ठीक ठीक, 9 बजे तक। ठीक 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 ठीक। तो N1 टाइम्स P12, तो N1 P12 N1 B12 यूनि, N1 P12 N1 B12 यूनि। अब इसी तरीके से एटम जब हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, अरे वो आज अंकु नहीं जा पाएंगे तो आज मत आओ, आज अपने टाइम से आओ, कल आना है, आज मत आओ। हाँ चलिए।
एच न्यू, एक एच न्यू जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गया तो एक एच न्यू स्टिमुलेटेड के कारण एमिट करेगा और एक स्पॉन्टेनियस के कारण, एक स्पॉन्टेनियस के कारण, एक एच न्यू स्टिमुलेटेड के कारण। एक एच न्यू का फोटान स्पॉन्टेनियस के कारण, एक एच न्यू का फोटान स्टिमुलेट। कितने के टाइम के बाद? आफ्टर 10⁻⁻8। जितनी ये जो कंपनियां हैं, जैसे हमने अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था पढ़ाने के लिए, तिकोना यहाँ थी, तिकोना का लिया, तिकोना नाम है उसका। तो वो ब्रॉडबैंड ने इतना रुला दिया कि इधर क्लास अटैच किया और तुरंत वो कट गया, फिर हम अटैच कर रहे हैं। मतलब 1 घंटे पढ़ाने का मतलब कम से कम हमको 1.5-2 घंटे परेशान, और थक अलग से जाते थे। हम इधर चिल्लाए पड़े, उधर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और 1-2 बच्चे ऐसे खतरनाक टाइप के थे, वो जरा सा स्क्रीन का, अरे सर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तुरंत बवाल मचा दे। तो फिर वो फिर पूरा, मतलब ऑनलाइन में हम ऑफलाइन से ज़्यादा थक जाते थे, ये होता था। और वो उसमें उसका भी रोल बहुत ज़्यादा था, ये ब्रॉडबैंड का, जो हमने पता चला 3500-3600 रुपये खर्च किए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया और उसमें परेशानी रहे हम लगातार। अब वो ब्रॉडबैंड का टाइम ओवर हो गया तो हमने उसका एक मेल डाल दिया कि वो हमारा अपने नीचे मकान मालिक किराएदार हैं, वो सब ये सब कर लेते हैं, उनसे कह दिया मेल कर, तो उन्होंने मेल कर दिया। पर उन्होंने, कंपनी ने क्या, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि 2000 रुपये आपके ड्यू हैं। जब मैंने कनेक्शन लिया, एडवांस पेमेंट कर दिया 3600 रुपये, फिर उसके बाद भी उन्होंने नए इसका 6 महीने का फिर जोड़ दिया, और वो मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आदमी सीधा साधा है, हम लोग तो सीधे नहीं है इतने, सीधा साधा बेचारा घबरा गया। अब आदमी आ रहा पैसे मांगने, तुरंत दे देगा। हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। क्यों दे देंगे? जब हम यूज़ नहीं कर रहे, तुम 2000 की जगह 10,000 बना लो, 20,000 बना लो। एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसे कैसे दे देंगे? जब हमने की यूज़, हमने उसका ब्रॉडबैंड का तारा इकट्ठा करके रख दिया और उससे नमस्ते कर लिया। कि जीवन में उसके फ़ोन भी आए थे कि सर वो आप आगे कनेक्शन बढ़ाएंगे। हमने कहा किसी भी हालत में नहीं, घर आ भी ना जाना, आ जाओगे तो पहले हम तुमको बंद करके मारेंगे। इतना मुझे नाराज़गी है, इतनी ज़्यादा, इतना मैं बीमार हो गया। अगर ये पूरे साल हम तिकोना से पढ़ाते तो हमको 2-4 बीमारियां और हो जाती, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमार कर देता वो, इतना हम परेशान हो गए, ठीक है। तो उसका तो कनेक्शन जीवन में नहीं ले सकते, तारा नोच नाच के रख लिया है, क्या करेंगे वो जितना। तो जो सीधे आदमी होते हैं, जब क्या होता है हायर एनर्जी स्टेट पे, जैसे उन्होंने मान लीजिए लोन लिया बैंक से, और बैंक से 2-3 फ़ोन आ गए या मैसेज आ गया, घबरा गए बेचारे, वो तुरंत क्या करेंगे, जाके जमा कराएंगे। प्राइवेट बैंकों का नहीं होता, तो वो एक क्या है, वो एक आप पे प्रेशर बना देंगे, सुबह दोपहर शाम फ़ोन करके। या ये तो सीधा साधा आदमी कहता कहाँ, हम कोई आएगा बेइज्जती करेगा, 10 बार बोलेगा, इसको पैसे दो, ठीक है। जैसे कई बार फर्जी टाइप की बैंकें होती हैं, तुमने 1 लाख गलती से लोन ले लिया, बहुत मैसेज आते हैं। अभी आपके पास नहीं आते, हम लोग के बोर्ड लगते हैं कोचिंग के, उनसे वो बैंक वाले फ़ोन ले लेते। आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आपने गलती से भी पर्सनल लोन ले लिया 1 लाख, तो आप उसका ब्याज भरते भरते परेशान हो जाओगे, है ना। और उसमें भी वो अपने कुछ ऐसे एम्प्लॉय रखते हैं जो उल्टी सीधी तरह बात करेंगे, तो आपसे पैसा वो ले ही लेंगे। वैसे ही यहाँ पे होता है। एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुँच गया, और वहाँ पर क्या लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण जो एचन्यू का फोटान एब्जॉर्ब किया था वो तो एमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब आपने बैंक से 1 लाख लोन लिया, ये हम प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, सरकारी बैंकों में नहीं है। अगर 1 लाख है तो उनका बहुत मिनिमम इंटरेस्ट है, पूरे साल का मैक्सिमम 11% होगा, 12% होगा, तो पूरे हर महीने में 1% लगभग पड़ेगा जाके। तो 1% मतलब 1 लाख का 1000 रुपये ब्याज पड़ेगा। और प्राइवेट बैंक का 1 लाख का 10,000 रुपये ब्याज पड़ रहा हो, वो तो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको इतना घुमा फिरा देंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है
कि जब एटम लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पहुंच गया तो उस पर लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। किसकी वजह से आता है? यही इंसिडेंट फोटॉन की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र लगने लगता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगने लगती है, और जिसके कारण एक hν जो एब्जॉर्ब किया था वो तो एमिट करेगा ही करेगा, और एक एडिशनल और एमिट करेगा। जो जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो मूलधन तो आप वापस करना ही है, आपको आप करते ही हो, कोई नहीं मूलधन खाना चाहता है, पर उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि एक hν उतनी ही एनर्जी का एमिट करेगा, और उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर वर्ड का नाम ही क्या है? लेजर का मतलब क्या है? LASER, लेजर। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ये है एक और एक्स्ट्रा फोटॉन। जैसे ये लाइट है, ट्यूबलाइट, ये क्या कर रही है कि एक्साइट हुआ और एक ऑर्डिनरी एमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे जितना एक्साइट किया लगभग उतनी ही एनर्जी एमिट किया। जैसे आप होते हो, आप किसी भी, आपको मान लो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपके पिताजी ये कोशिश करेंगे कि कोई रिश्तेदार से मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी पढ़ाई के लिए उनको लोन लेना पड़ा तो वो पहले कोशिश यही करेंगे कि मान लीजिए पूरे साल का पूरे उसका खर्च है 5-6 लाख रुपए, तुम MCA करना चाहते हो, ठीक है, या कोई अच्छी जगह से आप MSc कर रहे हो और खर्च हो रहा है, जैसे IIT में इतनी कम फीस थोड़ी ना, IIT से MSc करने में काफ़ी फीस है। अब वहाँ फीस के लिए उनको पता चला 60-70 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का लगभग खर्च आ रहा है, तो 2 साल में 2 लाख का खर्च आएगा। तो वो पहले कोशिश करेंगे कि हम किसी रिश्तेदार से, कोई उनका रिश्तेदार पैसे वाला है, तुम्हारे फूफा जी हैं या ताऊ जी हैं या कोई भी है, उनसे उधार ले लेंगे और फिर धीमे धीमे वापस कर देंगे, ठीक है, और मूलधन ही देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो आदमी फट यही करता है, हर एक कोई, तुम्हारे पिताजी के साथ यही है, हम भी ऐसे ही सोचते हो सबके साथ। वैसे ही यहाँ पर है, जब लेजर लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट एमिट होती है, तो जितना एक्साइट होता है, जितना आपने इस ट्यूबलाइट में एक्साइटेड किया, तो उतनी ही लगभग एनर्जी एमिशन होता है। जितनी एक्साइट करने में उसे एनर्जी मिली उतनी ही। और लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, जितना लिया उसका डबल एनर्जी एमिट करेगा। एक जो hν थी वो तो एमिट करेगा ही, और एक और एक्स्ट्रा एमिट करेगा, तो वो डबल एमिशन फोटॉन का होगा, एक स्पॉन्टेनियस के कारण और एक स्टिमुलेटेड के कारण। ठीक है, समझ गए से? आ गया? अब ये देखिए, और इसमें प्रोबेबिलिटी का मेन प्रूव है यहाँ पर। तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम, P21 डैश A21 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम P21 डैश A21, क्योंकि एनर्जी स्टेट 1 और 2 की एनर्जी लेवल्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द energies of state 1, depends upon the properties of state 1 and 2, स्टेट एनर्जी स्टेट्स की प्रॉपर्टी पर। तो ये क्या हो गया? P21 डैश किसके बराबर? A21 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम P21 डबल डैश किसके बराबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनि P21
डबल डैश B21 यूनियन। तो A21 और B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट हैं, ठीक है। A21 स्पॉन्टेनियस का है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ A21 आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी of atom to drop from second energy state to first energy state, सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी ये फोन से बात करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू ड्रॉप फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी, तो P21 डैश P21 डबल डैश। जा ऊपर जाके कह दो एक गिलास गर्म पानी और चाय दे दें, बोलो, बेल बजा के बता देना दो। P21 डैश P21 डबल डैश। P21 डैश की वैल्यू A21 है और इसकी वैल्यू B21 यूनियन। उसके ऊपर चले जाओ, उसके ऊपर जाओ, वो तो अब यहां पर N1 एटम्स N2 एटम्स माने N2 एटम्स तो N2 गुना कर दिया, ठीक है, फॉर N2 एटम्स N2 टाइम्स कर दिया। जहां दिक्कत तो पूछिएगा, है ना, तुम लोग पढ़ चुके हो। अभी हम आगे का पोलराइजेशन का भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तब छोड़ेंगे तुमको। आज वो नहीं आए सचिन पटेल, अच्छा कॉलेज के क्राइस्ट चर्च में है ना, ऊपर वाला हमारा जहाँ तुम गए बाद में। ठीक। हाँ वो मिश्रा जी का है, वो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं।
यहाँ तक देखो, एटम है लोअर एनर्जी स्टेट से, ये प्रोबेबिलिटी का मेन प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। N1 मान लीजिए एटम है लोअर एनर्जी स्टेट पर, H एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट जाएगा, तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U न्यू, जब बराबर करोगे तो B12 U न्यू, ठीक है। B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब मान लिया N1 एटम्स है लोअर एनर्जी स्टेट, तो N1 टाइम्स करो, N1 P12 N1 B12 U न्यू, N1 P12 N1 B12 U न्यू, ये हो गया। आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद एटम जंप करता है हायर से लोअर एनर्जी स्टेट। तो जंप करता है तो दो एमिशन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस जो लिया है वो एमिट करेगा, जो H न्यू का फोटॉन एमिट, और एक और एक्स्ट्रा एमिट करेगा 2, एक और H न्यू। तो एक स्पॉन्टेनियस के कारण, एक स्टिमुलेटेड के कारण, एक स्पॉन्टेनियस कारण एक, तो स्पॉन्टेनियस P21 डैश किसके बराबर, A21 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन पर यूनिट टाइम P21 डैश किसके, सीधा सीधा कांस्टेंट के बराबर, वो हमने उसमें लिखवाया है पहला, इसके पहले वाले टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट 1 एंड स्टेट 2। तो सीधा सीधा आप क्या ले लीजिए, A21। और प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड एमिशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी, भाई जैसी एनर्जी डेंसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग एमिशन होगा। बराबर करते हैं B21 U न्यू। अब A21 आइंस्टीन कोफिशिएंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन, B21 आइंस्टीन कोफिशिएंट स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू ड्रॉप फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, P21 P21 डैश P21 डबल डैश, P21 डैश A21 P21 डबल डैश B21 U न्यू। अब N2 एटम्स के लिए N2 टाइम्स N2 P21 N2 A21 N2 B21 U न्यू, ठीक है। ये आपका आया यहाँ तक, बताओ तुम बताओ, अब से एक आ गया बिल्कुल। अब अगर इक्विलिब्रियम में होगा, जैसे अब टाइम कम होता है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखो ऐसे, ये वाला तो ये किया, ये वाले में N1 वाला ये डायरेक्ट कर लिया, ये डायरेक्ट लिखते हैं P12 बराबर B12 U न्यू, ठीक है। N1 टाइम्स कर दिया, ये कर दिया, फिर ये वाला ना करके डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। P21 बराबर A21 B21 U न्यू, N2 टाइम्स है तो N2 गुना कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे, बराबर। In the condition of equilibrium, in the condition of equilibrium, equilibrium, साम्यावस्था की स्थिति में N1 P12 बराबर N2 P21, N1 P12 बराबर N2 P21, ठीक है। N1 P12 बराबर N2 P2। अब N1 P12 की वैल्यू आपकी सामने है, मतलब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितने भी, तुम ही चले जाओ, तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो, भेज रहे हैं, एक ही चाय भेजना, वो चले गए प्रदीप सर। तो यहाँ पर जितने, तुम लोग किसी को पीना है चाय, पीना हो तो बनवा दें। N1 एटम्स हैं, तो N1 एटम्स हायर पे पहुंचे, लगभग उतने ही लोअर पे जाएंगे, जो हायर पे जाएगा वो लौट के तो वापस आएगा ही। तो जितना प्रोबेबिलिटी है N1 एटम्स के हायर एनर्जी स्टेट पहुंचने की, लगभग उतनी ही प्रोबेबिलिटी है हायर से लोअर जाने की। तो N1 P12 बराबर N2 P21, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी है N1 P12 वो किसके बराबर, N2 P21, ठीक है, N2 P21। अगर साम्यावस्था की स्थिति में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आया समझ में। अब आपने वैल्यू, अब मैथमेटिक्स है बस। N1 यही मेन था, B12 U न्यू
N2A21 N2B21 यूनि, N2B21 यूनि। इधर ले आए N1B12 यूनि, N2B21 यूनि, N2A2। क्या करिए, यूनियू कॉमन ले लीजिए। N1B12 यून्यू बराबर N2A21 N1B12 N2B21 कॉमन ले लीजिए। N2A21 पहले दूसरे वाला टर्म पूरा कॉमन लो तो कुछ टर्म कम हो। N2B21 कॉमन लिया, N1B12 ये आपका N2 से N2 कट गया। ठीक है, ये आइंस्टीन ने थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया। प्रूव्ड थर्मोडायनामिकली। आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया है। B12 की वैल्यू B21 के बराबर। ठीक है, ये बराबर रख दीजिए।
ये आपका आया, पहले N1P12 N2P21, ठीक है, N1B12 यून्यू N2A21 ये वाला, N2A21 N2B21 यू, इसको उधर ले आए, N1B12 यून्यू N2B21 यून्यू N2A21 यून्यू बाहर लिया, N1B12 N2B21 N2A21 यून्यू बाहर लिया, डिवाइड किया, N2A21 N1B12 N2B21 N2B21 कॉमन लिया, N2 से N2 कट गया, A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 -1 यून्यू A21 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 -1। आइंस्टीन ने ये थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया कि ये जो एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है और जो स्टिमुलेटेड का कोफिशिएंट है वो क्या है, बराबर। ये बराबर कर दिया तो ये कट गया, ठीक है, ये बचा जाके। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। अब ये डिवाइड कर लें तब रखें, है ना, N1 अपॉन N2 एन नॉट E2 माइनस E1 अपॉन के टी। N1 अपॉन N2 ई की पावर E2 माइनस E1 अपॉन के टी। ये अब हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ये रख देंगे। तो यून्यू बराबर A21 B21 N1 अपॉन N2 B12 B21 बराबर कर दिया 1, ये बचा जाके एन आर बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। आर बराबर 1 रखा, आर बराबर 1 रखा तो N1 बना, आर बराबर 1 रखा तो N1 बना, एन नॉट ई की पावर माइनस E1। आर बराबर 2 रखा तो N2 बना, N2 एन नॉट ई की पावर माइनस E2 अपॉन के टी। डिवाइड कर दिया, एन नॉट कट गया, ई की पावर E2 माइनस E1 अपॉन के टी, ये आ गया। अब देखिए ये वैल्यू आप रख दीजिए क्वेश्चन 10 में।
यूजिंग इक्वेशन 14 इक्वेशन 10। में रखिए। ये आपने रख दिया। ठीक है, N1 अपॉन N2 की वैल्यू रख दिया जाए। A21 B21 e की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT माइनस ये E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होती? एच नहीं, हायर से लोअर। भाई ये फिगर बना दे। E2 माइनस E1 E2 माइनस E1 बराबर एच। ठीक है, ये तो है ना हायर से लोअर या लोअर से हायर, वो तो डिफरेंस तो एच नहीं कहीं बराबर होगा ना। A21 e की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस। ये हो गई इक्वेशन 50। लॉन्ग का टॉपिक है ये, 8 नंबर। इसमें 8 में 8 मिलेंगे आपको। अब इसकी कंपेयरिंग करिए किससे? इसकी कंपेयरिंग करिए प्लांक्स रेडिएशन फार्मूले से। ये तुमने बीएससी पार्ट 1 में रेडिएशन में पढ़ा था, प्लांक रेडिएशन फार्मूला। अब इतना याद कहाँ रहता है बच्चों को? लिखाएंगे तो मेरे हिसाब से याद आना चाहिए। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला बीएससी पार्ट 1 में हमने बच्चों को याद कराया था। यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डी न्यू अपॉन ई की पावर KT माइनस 1। ये बच्चों बीएससी पार्ट 1 में हमने तुम लोगों को याद कराया था। अब से एक तुम्हें याद कराया था, अब तुम भूल गए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो इसे याद कर लो भाई। 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू KT माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर है 16। अब कंपेयर करिए। पहले इसको कंपेयर करने से पहले डी न्यू और हटा दो, तो यू न्यू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डी न्यू हटा दो तो कंपेयर करा जाए। ठीक है, अब कंपेयर करो। कंपेयरिंग 15 एंड 16। फिफ्टीन और 17 को कंपेयर करिए। ठीक है,
तो ये हो गया A21 B21, ये हो गया ये भाई। ये वाले में लेफ्ट साइड सेम, ये वाला सेम, ये वाला हो गया। तो A21 B21 क्या हो गया 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ये रिलेशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट a एंड b। ठीक है, a और b के भी। भाई a है स्पॉन्टेनियस का, b है स्टिमुलेटेड का। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b का ये रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है बच्चों, आया a और b के बीच का रिलेशन। अब हम एक टॉपिक, तुम लोग आए हो तो उसके अकॉर्डिंग, ये तो तुम्हें हमने रिवीजन भी करा दिया, तुम लोगों का रिवीजन हो गया, कुछ ने पढ़ लिया है ना। ऐप पर हमने लास्ट कल ही क्लास में पोलराइजेशन में जो बच्चे हैं ना, जो पोलराइजेशन में डाल रहे हैं कि वो पूरा हो चुका है, 1 महीने से क्लास नहीं आई, वो क्लासेस तो हम डाल रहे हैं, पर अभी पोलराइजेशन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई थी, वो पूरा भी करते रहे। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन ए और बी के बीच का रिलेशन है, जो आपके कोहेरेंस और लेजर में आगे था। अब एक टॉपिक पिछले का आपका बेबी नेट कंपनसेटर, हाफ वेव प्लेट पढ़ी, क्वार्टर वेव प्लेट पढ़ी, और आपको हम बताने जा रहे हैं बेबी नेट कंपनसेटर। बेबी नेट कंपनसेटर ये पोलराइजेशन का है, जिसका ना लिखा हो लिख डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आज का टर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट का हो गया भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का टर्न हो गया ये। दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको बता दें कि इधर देखो कि जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, तो उसने मैकेनिकल इंजीनियर वो सब तरीके की चीज़ों को, सब टाइप के इंजन बनाना चाहता है। ठीक है, मतलब जैसे ये जो मिस्त्री होते हैं, बाइक का अलग मिस्त्री होता है, ट्रक का अलग मिस्त्री होता है, कार का अलग होता है, और वो जो जिस चीज़ का मिस्त्री है उसके पास उसी टाइप के टूल होते हैं, टूल बॉक्स जिससे वो खोलते हैं उसके पास उसी टाइप के होते हैं। अब जैसे ट्रक वाले से कहो बाइक बना दे, नहीं बना पाए, क्योंकि उसके पास वो इतना बड़ा हथौड़ा लिए है मोड़ने के लिए, और उसमें चाहिए जरा सा। ठीक है, तो वो उसको नहीं बनाने का, इंजन का कॉन्सेप्ट वही है, पर उसके पास टूल ट्रक के हैं, उसके पास टूल बाइक के हैं। फिर पावर आवर का भी अंतर पड़ता है, तो और चीज़ें भी वेरिएट कर जाती हैं। तो एक ऐसा इंजीनियरिंग, मतलब उसने इंजीनियरिंग करी और एक ऐसा टूल बना दिया, मैकेनिकल इंजीनियर, उसने एक ऐसा टूल बना दिया जिससे चाहे ट्रक को खोलना हो ट्रक खोल डालिए, पूरा हर पेज ट्रक का खोल सकते हो, हर पेज बाइक का खोल सकते हो। पूरी बाइक के लिए एक ही टूल है, सबको जगह यूज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक बेबी नेट कंपनसेटर बनाया गया, क्योंकि क्वार्टर वेव प्लेट थी। क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, और हाफ का मतलब होता है 1/2। तो क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 का पाथ डिफरेंस देती थी, हाफ वेव प्लेट λ/2 का पाथ डिफरेंस। देखो बेटा इधर, क्वार्टर वेव λ/2 का पाथ डिफरेंस देती थी ई रेज और ओ रेज के बीच, अभी बता देंगे ई रेज और ओ रेज, और हाफ वेव प्लेट λ/2 का। तो ये होता है क्वार्टर वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट है, उसमें आपने ये प्लेट ली,
आपने लाइट इंसिडेंट करी, मान लो प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी। जो सिंगल वाली वाइब्रेशन वाली लाइट होती है, अभी सिर्फ जान लो, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। इंटर में कहीं ना कहीं सुना होगा समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसमें एक डायरेक्शन के वायु, तो उसे क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। जो ये पोलराइड्स होते हैं, जो बाइक आइक में देखते होगे ना कि बाइक का अगर हेडलाइट टूट जाए, ठीक है, और तुम बाइक चलाओ तो देखोगे लाइट बहुत दूर जा ही नहीं रही है, बेकार होती है उसकी, और वही ग्लास लगा है तो वही लाइट बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उसमें लगे होते हैं, पोलराइड होता है। पोलराइड क्या करता है? एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन निकलने देता है, और जब एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन निकलेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ठीक है, और जब कई डायरेक्शन के वाइब्रेशन निकलते हैं तो उतनी दूर नहीं जा पाता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी कर रहे हैं, उन्होंने एम डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, और वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एम डिसाइडेड होता है, वो ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। एक बच्चा है उसका कोई डिसाइड नहीं है, बीएससी करने के बाद एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, एमएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, एमसीए मिल जाएगा एमसीए भी कर सकते हैं, एमबीए मिल जाएगा एमबीए भी कर सकते हैं। उसने कोई अपना गोल नहीं बना रखा, तो उसमें स्थिति क्या होती है कि वो इधर उधर भागता रहता है, ना वो बीएससी पे ध्यान देता है, ना वो, और अगर इंजीनियरिंग का मौका मिल जाएगा तो इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, तो वो कई डायमेंशन में भाग रहा है, तो उसका क्या होगा? वो सक्सेस होने की उसकी संभावना बहुत कम है। अगर भाग्य है तो भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके भाग्य में कुछ लिखा है तो वो तो अलग की बात, पर जब जिसका गोल डिसाइड नहीं होता वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है और वो उसकी प्रॉब्लम होती है। वैसे ही जो वाइब्रेशन होते हैं, जब लाइट रेज के इस डायरेक्शन में भी हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सब डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं, तो वो लाइट उतनी दूर नहीं जा पाई क्योंकि डेविएट होने लगेगी, और जो सिंगल डायरेक्शन के वाइब्रेशन होते हैं वो लॉन्ग टर्म जाते हैं। वही यहाँ पर है कि ये वो वाली लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब वाइब्रेशन इस टाइप के होते हैं तो उसे कहते हैं ई रेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज, ई रेज बोलते हैं। ऐसी रेज को हम क्या बोलते हैं? ई रेज। अब जब क्रिस्टल में गई तो दो प्रकार की रेज निकली, एक ई रेज निकली, एक ओ रेज निकली। ठीक है, एक ई रेज निकली, एक ओ रेज, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/4 का रहा। क्वार्टर वेव में ई रेज और ये वाले वाइब्रेशन वाली क्या कहलाती? ओ रेज। अब आप कहोगे क्या नाम है? मुनीस। ये कहेंगे कि हमने आपसे तो ई रेज करी थी, ओ रेज कहाँ से आ गई? क्वेश्चन तुम्हारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो वो ऐसा होता है कि जब भी हम जैसे प्योर ई रेज भी करें तो बिल्कुल प्योर कभी हो ही नहीं पाती, ठीक है, मतलब ई रेज के भी वाइब्रेशन रहेंगे, ओ रेज के भी उसमें रहेंगे। बस ये है कि मेन वाइब्रेशन ये वाले हैं, छोटे मोटे कुछ वाइब्रेशन ओ रेज। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई फर्म है, कोई चीज़ बनाती है, ठीक है, कोई चीज़ बनाएगी तो कुछ तो डिफेक्ट होंगे ही, तो डिफेक्ट बिल्कुल कभी रिमूव नहीं हो सकते। जैसे आप कॉपी पेपर में दोगे, पेपर में कॉपी लिखोगे तो कह दो कि बिल्कुल सब सही है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ आ जाओ आ जाओ, सब कुछ सही है वो नहीं हो सकता, कुछ तो गलतियां जाएंगी ना, ह्यूमन एरर। वैसे ही यहाँ पर होता है। हाँ हाँ सर, बीएससी फर्स्ट ईयर की कोचिंग पढ़नी है। अच्छा, तो टाइमिंग क्या है? बीएससी फर्स्ट ईयर का यहाँ पे तुम रहते कहाँ पे? बैठ जाओ पहले। गोपाल टावर से लगा है। गोपाल टावर पास। गोपाला टावर के पास रहते हो, ठीक है। तो हमारे बैच चल रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना है ना, तो बैच चल रहा है। एक तो सुबह 7 से 8 है, 1-3 यहीं पे, यहीं पढ़ना है। एक 135 में सुबह 7 से 8 है, लिख लो कहीं पे कागज, मोबाइल में कर लो नोट। 135 में 7 से 8, एक कागज़ दे दो बेटा, जरा सा टुकड़ा उनको लिख के दे दें। एक 135 में 7 से 8 है, एक 135 में 10 से 11 है,
ठीक है, सुबह उठ जाते हो जल्दी, आ पाओगे, ठंडक बढ़ रही है ना। ये हम 10 से 11 वाले बैच हैं। 10 से 11 वाला वो ज़्यादा ठीक, वही तभी मैंने पूछ लिया। देखो 135 प्लस संडे रहता है परमानेंट, संडे को 2 घंटे क्लास रहती। 135 में 10 से 11। सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़नी है तो वही 246 में प्रदीप सर का केमिस्ट्री का है, 246 केमिस्ट्री का है। अब तुम डेली 10 से 11 कर लो, 3 दिन होगा फिजिक्स, 3 दिन होगा केमिस्ट्री और प्लस संडे रहेगा। कौन सी बुक चलाते हैं? ये लिखो, ये लो, ये अभी हम सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, तो सेकंड पेपर है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो कॉलेज कौन सा है, बुक ली है क्या तुमने? नहीं अभी तो नहीं ली बुक। हाँ तो इसकी बुक, कॉलेज है। अच्छा अच्छा। सर से तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। एक तो बता दें कि जो बुकें आती हैं वो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आती हैं, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बुक नहीं आती है, ठीक है। तो पर अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी हमारी बुक आती है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। एक बढ़िया रजिस्टर खरीद लेना और ब्लैक ब्लू पेन। ठीक है। हेलो, हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ कमल, वो रिजल्ट अभी पूरा आया नहीं ना, 1-2 दिन में डिसीजन हो जाएगा कब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो वो बोल तो रहे थे कि मतलब आज हम जाएंगे भी तो 2-3 दिन के अंदर ये हो जाएगा, रसीद कट जाएगी, है ना। तब फिर तुम्हारा इसी महीने हो जाएगा, 20 तारीख के आसपास, 20 से 25 के बीच है। अब हो जाएगा, फंसा तो उनका भी 2 बच्चे और भी, उनका भी फंसा हुआ है, क्या नाम है, विनायक है और उनका, तो रिज़ल्ट अभी पूरे आ नहीं पाए थे। आज जाएंगे देखें कितना आ गया है। एमएससी भी आज आ गया ना, तो कल आ गया एमएससी, तो अब डेट डिसाइड आज हम करवा देंगे उससे, अशोक से, हाँ करवा के तब तुम्हारी रसीद कटवा देंगे, ठीक है। खुश रहो, खुश, चिंता ना करो, तुम्हारे करवा देंगे, ठीक। हाँ तो ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 से 11 फिजिक्स है और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 10 से 11 केमिस्ट्री है, ठीक है। तो 10 से 11 कल 10 बजे, ठीक है। ये लो, तो देखिए, तो जो क्वार्टर वेव प्लेट होती है उस पर प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, तो एक निकलेगी ये वाली रेज ई रेज और एक निकलेगी ओ रेज। मतलब अब जैसे तुमने ई रेज इंसिडेंट करी तो सिर्फ ई रेज कभी हो ही नहीं पाती, ई रेज के साथ में ओ रेज के वाइब्रेशन रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो बने और ये सोचो या चाहे आप जितना अच्छा लिखो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे में कॉपी में गलतियाँ ना हो, ह्यूमन एरर होंगी ना। वैसे ही जैसे आपने कोई पोलराइड लिया, इसके पहले आपने पोलराइड लगा दिया या निकॉल प्रिज्म लगा दिया और आपको ई रेज मिली, तो ई रेज के जब इंसिडेंट करोगे तो ई रेज के साथ ओ रेज के वाइब्रेशन ये वाले भी होंगे, कुछ मेन ई रेज होंगे, तो ई रेज के वाइब्रेशन और ओ रेज के वाइब्रेशन दोनों निकलते हैं। और क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 का पाथ डिफरेंस देती है, हाफ वेव प्लेट λ/2 का। मतलब इस प्लेट से जब निकलेगी तो ये क्या करेगा, λ/4 का पाथ डिफरेंस देगा और हाफ वेव प्लेट ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस देगा। ये इसमें होगा। अब सुन लीजिए, बस आज सुन लीजिए, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट आपकी क्वार्टर दे रही λ/4 और हाफ दे रही है λ/2। आपको ये भी आपका फिक्स वेवलेंथ के लिए है। आपको अगर डिफरेंट वेवलेंथ लेनी है तो डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट लेनी पड़ेगी, डिफरेंट हाफ वेव प्लेट। मतलब ये λ/4 पाथ डिफरेंस मान लो सोडियम लाइट के लिए बना, तो फिर सोडियम लाइट के अलावा जब तुमने अलग अलग लाइटें ली,
तो आपको अलग मतलब अलग अलग वेवलेंथ, मान लो आपने 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ली, आपने 5100 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ली, आपने 6500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ली, तो आप जब वेवलेंथ बदलेगी तो आपको अलग अलग चाहिए क्वार्टर वेव प्लेट और अलग अलग चाहिए हाफ वेव प्लेट, क्योंकि ये जो आपको हम बता रहे हैं λ/4 ये फिक्स वेवलेंथ के लिए है। हाफ वेव प्लेट λ/2 ये भी फिक्स वेवलेंथ के लिए है। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ लेंगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट और डिफरेंट डिफरेंट हाफ वेव प्लेट लेनी पड़ेगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए बेबी नेट ने एक कंपनसेटर बना दिया जो सब वेवलेंथ के लिए है, और वो एक फिक्स, एक जैसा आप पाथ डिफरेंस चाहते हो वैसा पाथ डिफरेंस देता है। लाइट रेस के लिए पाथ डिफरेंस का मेन रोल है भाई, ये देखिए ना, फेज डिफरेंस क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो लाइट रेस का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जैसे ऐसा पाथ डिफरेंस आएगा उसी के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस, तो जो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती वैसा करते हैं। अब ये अगले टर्न लिखवाएंगे, ठीक है। वो बेबी नेट कंपनसेटर भी, अब लेट हो रहा है ना, वो कॉलेज भी जाना है, ठीक है, बस करिए। तुम्हारा एक हमने पीछे का टॉपिक करा दिया है, इन लोगों का तो रिवीजन हुआ, तुम्हारा एक ही टॉपिक हो पाया।